नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात कर रहे हैं सऊदी अरब में हज के लिए गए 90 से ज्यादा भारतीय मुस्लिम जायरीनों की मौत की। अलग अलग देशों से मिल रहे आंकड़ों को एक साथ रखने पर यह आंकड़ा करीब 1100 के ऊपर पहुंच जा रही है, जिनमें सर्वाधिक मौत मिस्र के हज यात्रियों की है। एएफपी की रिपोर्ट के मुताबिक इस मौत की वजह भयानक गर्मी बताई जा रही है। हज शुरू होने के पहले सऊदी अरब से प्रकाशित मौसम विभाग की एक रिपोर्ट में बताया गया कि मक्का के ग्रैंड मस्जिद के पास तापमान 51.8 डिग्री सेल्सियस थी। इसी रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि हर दशक हज करने वाले इलाके का तापमान 0.4 डिग्री बढ़ता जा रहा है। मतलब यह कि आने वाले समय में गर्मी से निपटने के लिए यदि पर्याप्त इंतजाम नहीं हुए तो इस तरीके के हादसों में बढ़ोतरी होगी। और साथ में यह भी सही है कि तापमान बढ़ेगा और तापमान को कम करना अकेले सऊदी अरब के बस की बात नहीं है। सऊदी अरब में हज के दौरान हादसा कोई नई बात भी नहीं है। एक अनुमान के मुताबिक हज के दौरान हुए हादसों में 1990 से लेकर 2024 तक के आंकड़ों को अगर आप देखेंगे तो 4000 से ज्यादा जायरीनों की मौत हो चुकी है। यात्री का एक हिस्सा ये जो है मौत और हादसा जो है यात्रा का एक हिस्सा बनता जा रहा है। लेकिन हमारे लिए सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि इन हादसों के बाद भारतीय मुसलमानों के साथ जो भेदभाव किया जाता है। इस हादसे में करीब 90 भारतीय मुसलमानों की मौत हो चुकी है, लेकिन उनके शवों को उसी हालत में घंटों तक सड़कों पर ही छोड़ दिया गया। उनके अंतिम संस्कार के लिए इंतजाम तो दूर, उनके शवों को रखने तक की उचित व्यवस्था नहीं थी। हर साल दुनिया भर से लाखों जायरीन हज करने मक्का जाते हैं, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में पहुंचे जायरीनों के लिए इंतजाम उस दर्जे का नहीं किया जाता है जो होना चाहिए था। और यही वजह है कि हर 2-4 साल के बाद इतने बड़े हादसे हो जाते हैं। इस साल मक्का पहुंचने वाले जायरीनों की संख्या करीब 18 लाख थी, जिनमें सबसे ज्यादा 1.75 यानी करीब 1.25 लाख भारतीय मुसलमान थे। इतनी बड़ी संख्या में भारतीय मुसलमान हज के लिए मक्का जाते हैं, लेकिन भारतीय मुसलमानों के लिए मक्का में कोई विशेष इंतजाम नहीं है। हादसे में मारे गए जायरीनों की लाशों के अंतिम संस्कार के लिए भी इंतजाम नहीं किए जा रहे। 2015 में जब मक्का में भगदड़ मची थी और सैकड़ों लोगों की जान चली गई थी, तो लाशों को हटाने के लिए कूड़ा हटाने वाली जेसीबी का इस्तेमाल किया गया था। जायरीनों की लाशों को कूड़े की तरह साफ कर दिया गया। इस हादसे में भी इंतजाम की गुणवत्ता पर प्रश्न चिन्ह है। हादसे के 3 दिन बीत जाने के बाद भी लापता लोगों की संख्या में कमी नहीं आ रही है। बताया जा रहा है कि मृतकों में ऐसे लोगों की संख्या अधिक है जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया था। बता दें कि सऊदी अरब सरकार ने हज यात्रा पर पहुंचने वालों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य बनाया हुआ है। इसके बावजूद भारी संख्या में बिना रजिस्ट्रेशन के भी लोग यात्रा में शामिल हो जाते हैं और मक्का पहुंच जाते हैं। उन्हें मक्का के बाहर रोकने का कोई इंतजाम नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण हादसे होते रहते हैं। जो लोग बिना रजिस्ट्रेशन के आते हैं उनके यहां आधिकारिक तौर पर उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं की जाती है। भीषण गर्मी में भी उन्हें 3 से 4 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। नमाज के लिए भी उन्हें अंदर नहीं आने दिया जाता, वो बाहर ही सड़कों पर उसी हालत में नमाज भी पढ़ते हैं। ऐसे में जब कोई दुर्घटना होती है, भगदड़ मचती है या तापमान सामान्य से ज्यादा होता है, तो ऐसे लोग इसके शिकार पहले होते हैं और फिर स्थिति बद से बदतर होती चली जाती है। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि क्या मक्का में भारतीय मुसलमानों के साथ भेदभाव हो रहा है? क्या इतनी बड़ी संख्या में हज यात्रियों के मक्का पहुंचने के लिए वर्तमान व्यवस्था नाकाफी है? क्या सऊदी अरब भारतीय मुसलमानों को दोयम दर्जे का मुसलमान समझता है? और सबसे अहम यह कि क्या भारत सरकार को इसके लिए अपने स्तर से बात करने की जरूरत है? करेंगे चर्चा, और चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे, उनसे भी आपका परिचय करा देंगे। लेकिन पहले छोटी सी एक रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद मेहमानों से परिचय कराएंगे और फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। ये मक्का की सरकार को सोचना चाहिए कि यहाँ के जो मुसलमान भारत देश के गए हैं, उनकी चिंता करे। सऊदी अरब के मक्का गए हज यात्रियों पर कहर टूट रहा है। समय समय पर अलग अलग दुर्घटनाओं की वजह से हजारों हज यात्रियों की मौत हो रही है। अभी आग जैसी लू की लपट ने 900 से अधिक लोगों की जान ले ली, जिसमें करीब 90 यात्री भारतीय हैं। हज यात्री गर्मी के आगे बेबस होकर दम तोड़ रहे हैं। हज यात्रियों के साथ पहली बार ये घटना नहीं है। दिसंबर 1975 में गैस सिलेंडर ब्लास्ट से करीब 200 हज यात्रियों की जान गई। 24 सितंबर 2015 को भगदड़ मचने से 717 लोगों की मौत हो गई।
सितंबर 2015 में ही मुख्य मस्जिद पर क्रेन गिरने से 107 लोगों की मौत हुई। तो वहीं 2 जुलाई 1990 को एक टनल में भगदड़ से 1426 लोगों की मौत हुई। 23 मई 1994 को शैतान को पत्थर मारने के दौरान 270 लोगों की मृत्यु। हाजियों की मौत की घटना को लेकर पूरी दुनिया सऊदी अरब सरकार पर सवाल खड़ा कर रही है। मुसलमान को दोयम दर्जे का मुसलमान माना जाता है। इन्हें वो मुसलमानों की हैसियत से नहीं गिना जाता जो मुस्लिम राष्ट्रों की नागरिकों की हैसियत होती है। भारत का मुसलमान चाहे पाकिस्तान हो चाहे बांग्लादेश हो, वहाँ दोयम दर्जे का नागरिक माना जाता है और इनको काफिर की संख्या में संज्ञा दी जाती है। ये मक्का की सरकार को सोचना चाहिए कि यहाँ के जो मुसलमान भारत देश के गए हैं उनकी चिंता करे। उनके शव का क्या होगा, आज तक उस सरकार ने कोई उत्तर नहीं दिया है। हाँ, हम इस देश के मुसलमानों से कहना चाहते हैं कि आप भले मक्का से प्रेम रखो, किंतु ये भारत देश आपका है, आप इसे अपना समझें। आप भले ना समझे, परंतु हमने तो आपको अपना समझते हैं और समझेंगे। सऊदी सरकार के अधिकारियों ने जानकारी दी है, लोग अपने परिचितों के शव लेने की कोशिश कर रहे हैं। सऊदी अरब ने अभी तक हो रही मौतों पर कोई टिप्पणी नहीं दी है और न ही मौतों की वजह बताई है। बता दें कि इस साल दुनिया भर में 18 लाख लोग हज यात्रा में शामिल हुए हैं और इस दौरान सऊदी अरब में भीषण गर्मी पड़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। ये मक्का की सरकार को सोचना चाहिए कि यहाँ के जो मुसलमान भारत देश के गए हैं उनकी चिंता करे। तो सऊदी अरब की सरकार को सोचना चाहिए कि भारत से जो मुसलमान हज की यात्रा के लिए वहां पर गए हैं उनके लिए इंतजाम क्या हो, क्या उनके साथ दोयम दर्जे की व्यवस्था है, क्या उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। इस पर चर्चा करेंगे। चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ जो मेहमान है उनसे मैं परिचय करा दूं। महेंद्रपाल आर्या हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं और पूर्व मुस्लिम हैं और इन्होंने पूरा रिसर्च किया हुआ है। इनके शोध को हम सब जो है सम्मान देते हैं। इसके अलावा हाजी नाजिम हैं जो हज करके आ चुके हैं, वो भी हमारे साथ हैं। HS रावत है, हिंदू धर्मगुरु के रूप में हमारे साथ हैं और आमिर राशिद जो है मुस्लिम स्कॉलर हैं, राष्ट्रवादी मुसलमान हैं। सभी मेहमानों का स्वागत है और चर्चा की शुरुआत जो है मैं महेंद्रपाल आर्या जी से करना चाहूँगा। महेंद्रपाल जी, ये जो व्यवस्था है और ये जो हादसा है, ये लगातार हो रहे, हर एक 2 साल 4 साल के बाद ये हादसे हो रहे हैं। लेकिन एक जो सवाल बार बार उठ रहा है कि हर एक हादसे के बाद हम उठाते हैं कि भारत से गए मुसलमानों के साथ हज में, मक्का में खासतौर पे दोयम दर्जे के नागरिक का इस्तेमाल व्यवस्था का से सामना करना पड़ता है उनके साथ व्यवहार जो है वो भेदभावपूर्ण होता है वहाँ पे। क्या आपको लगता है कि सही में भेदभावपूर्ण वहाँ पर होता है और ये जो हादसे हैं इसके लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं? आपको लगता है कि भारत के जो मुसलमान वहाँ पर जा रहे हैं उनको अपने आत्मसम्मान की रक्षा भी करनी चाहिए? इसमें माननीय मुकेश जी को नमस्ते और सभी उपस्थित मित्र मंडलियों को मेरी ओर से नमस्ते। बात पते की ये है कि अगर भारत के मुसलमान यह समझते हैं कि अरब देश वाले भारतीय मुसलमान के साथ दोयम दर्जा की व्यवहार रखते हैं, तो इन भारतीय मुसलमानों को चाहिए कि उन अरब को अलविदा कहे, टाटा बाबा बाय बाय कहे। भाई, जहां मान नहीं है बिल्कुल वहां मेहमानदारी का क्या मतलब? जहां पूछा नहीं जाता है वहां आप जाते क्यों हैं? पहली बात। दूसरी बात यह है कि वहां पर जो लोग मरे हैं ना जी, उनके लिए जो कुछ भी कहा जा रहा है वो सब बेईमानी कही जा रही है, क्योंकि ये गए हैं मरने के लिए ही। वहां मरने से सीधा जन्नत में जाएंगे, इसलिए साथ कफन भी ले गए साथ में। और ये नियम है इस्लाम का कि कफन भी साथ लेकर के जाना पड़ता है, ताकि वहां कफन कौन दे, इसलिए कफन साथ लेकर के जाओ। और मक्का हो या मदीना, जबकि 500 किलोमीटर की दूरी है, बिल्कुल मदीना से हज का कोई ताल्लुक नहीं है, फिर भी जब वहां मर जाते हैं तो वो बिना टिकट सीधा जन्नत चले जाते हैं। ये मान्यता है इनकी, इसलिए हाजिरी भी तो उनकी वहां लगती है।
जद्दा जाते ही अल्लाहुम्मा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ये कहा जाता है, अल्लाहुम्मा लब्बैक, अल्लाह मैं हाजिर हूं। तो हाजिरी जब वहां लगती है, भारत से क्या मतलब? अगर ये लोग जानते हैं, ये समझ रहे हैं कि भारत के साथ द्वितीय दर्जा के व्यवहार वो लोग करते हैं, तो उन लोगों के साथ दोस्ती क्यों करते हैं, वहां जाते भी क्यों हैं? अब उद्देश्य तो केवल मरना है। जब मरने के लिए गए हैं तो उसके लिए सब्सिडी देना, उनको अनुदान देना, और जो ये सब्सिडी लेकर के हज को गए हैं ना, वो भी हराम है। जी जी जी, जो भारत से सब्सिडी लेकर के हज को गए हैं वो भी हराम है इस्लाम के शरीयत के मुताबिक, क्योंकि शरीयत का नियम है कि आपके पास आने जाने का खर्चा हो तो आप जाइए, किसी से अनुदान लेकर के। काफिरों के पैसे से जब काफिर मांगते हैं आप, और काफिरों के पैसे से हज करेंगे, काफिरों के पैसे से अफ्तारी करेंगे, तो ये तो बेशर्मी की भी हद हो गई। ये लोग ऐसे हैं, इनको हज। जी जी जी, महेंद्र पाल आर्या जी, मैं आगे भी आऊँगा आपसे। आप जो आमिर राशिद साहब हमारे साथ हैं, वो आपकी बात सुन रहे थे और वो कुछ बोलना चाह रहे थे आपको। जी भाई साहब, ये जो घटनाएं हो रही है इसके लिए हमारे मुल्कवासी भी बहुत हद तक जिम्मेदार हैं। हज करने और जो अन्य इस्लामिक राष्ट्रों से लोग आते हैं, वो युवा स्थिति 30 साल की उम्र तक के लोग आते हैं, और हमारे देश से जो हज करने जाते हैं वो 40 साल 50 साल 60 साल ऐसी उम्र में जाते हैं वहां पे, और वहां जाकर इतनी शदीद गर्मी और इस सब चीजों का सामना करते हैं, तो वहां जाके उनको मुश्किलात पेश आती हैं। और इसके लिए कहीं ना कहीं जो लोकल ट्रैवल एजेंट है हमारे, जो देश में काम करते हैं हज टूर कराने का, वो भी जिम्मेदार है। वो हमारे यहाँ से लोगों को ले जाकर 8-8 10-10 किलोमीटर दूर डेरे में डाल देते हैं, और वहाँ के कफील जो है उनके साथ द्वितीय दर्जे का व्यवहार इसलिए करते हैं क्योंकि वहाँ के जो सऊदी के जो लोग हैं वो हमारे देश के नागरिकों को असली मुसलमान मानते नहीं, वो तीसरे दर्जे का मुसलमान मानते हैं। सऊदी अरब के मुसलमान भारतीय मुसलमानों को कहते हैं कि हमारे गटर की सीट साफ करने लायक भी नहीं है यहाँ के मुसलमान। बिल्कुल, यही बात मैं भी कह रहा था कि ऐसा जब होता है, यही बात महेंद्र पाल आर्या भी जी कह रहे हैं कि जब ये साहब अपनी जुबान से कह रहे हैं, हमें कहने की आवश्यकता नहीं है। और आमिर साहब जो राष्ट्रवादी मुस्लिम है, बड़ा ही लॉजिकल बात करते हैं, तार्किक बात करते हैं, बिल्कुल सही। हमारे साथ हाजी नाजिम है, हज करके आ चुके हैं। मैं जरा इनसे पूछूंगा, चूंकि हज करके आ चुके हैं हाजी साहब आप, तो आप बच के आ गए, अच्छी बात है, आप बच के आ गए वहाँ से। ये जो बात जो महेंद्र पाल आर्या जी कह रहे हैं, जो राशिद साहब कह रहे हैं, आप उससे इत्तेफाक रखते हैं? हाँ मुकेश भाई, देखिए जिस तरीके से भी महेंद्र जी और हमारे आमिर रशीद भाई अगर बात कर रहे हैं, तो मैं इनकी बातों से ना इत्तेफाकी रखता हूँ। इनकी कोई भी बात मैच नहीं होती है सऊदी अलायंस से। और दूसरी बात, जिस तरीके से सऊदी अरब के अंदर भारत का मुसलमान हज करने के लिए जाता है, तो मैं सबसे पहले ये बता दूं, उसके लिए सबसे पहले हमारी भारत की सरकार उसकी परमिशन होती है कि तभी भारत का नागरिक हज करने के लिए जाता है। और एक बात और है, हमारी भारत सरकार को वहां सऊदी अरब के सरकार से मालूम करना चाहिए कि हमारे भारत के नागरिक आपके यहाँ पे हज करने के लिए आ रहे हैं, आप हमारे यहाँ के नागरिकों को क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे, कैसे कैसे आप उनको हज कराएंगे, ये हमारे जो भारत सरकार का दायित्व बनता है। और रही बात ये, देखिए मैं हज करके आया हूँ, वहां पे मैंने बहुत अच्छी फैसिलिटी देखी है, भारत के प्रति सऊदी अरब को बहुत अच्छा व्यवहार करते हुए देखा है। जब मैंने हज किया था, मैं बहुत नौजवान था, मैं 20 साल के करीब का नौजवान था, तो मुझे देखते सऊदी अरब ने क्या कहा कि यंग या इंडिया यंग, यानी कि भारत का नागरिक जवान आ रहा है हज करने के लिए। तो देखिए मुकेश जी, वहां पर हज करने की जो प्रक्रिया है बहुत ही अच्छी है, लेकिन जिस तरीके से हमारे भारत के अंदर के जो लोग हैं जब जाते हैं 60 प्लस 80 प्लस की उम्र में जाते हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूँ उनके साथ उनके नौजवान बेटा या घर का कोई परिवार ऐसा साथ जाए ताकि उनकी मदद कर सके, क्योंकि वहां देखिए नफ्सा नफ्सी का आलम होता है, वहाँ हर कोई अपने हज करने की तैयारी में लगा रहता है मुकेश भाई। तो वहां पर अगर जिस तरीके से इन्होंने ये कहा है कि भारत के मुसलमान को वो ये कहते हैं कि हमारे यहाँ पर गटर साफ करने लायक होता, तो ये बात इन्होंने बहुत ही घिनौनी कही है भारत के मुसलमानों को लेकर। इन बात से इनको माफी मांगनी चाहिए। जबकि मैं सच्ची बात है, जो देश के मुसलमान, मैं आपको वो बात बता रहा हूँ, आप इंजीनियरिंग की डिग्री ले जाने के बाद लोग अपनी भेड़ चलाते हैं, तो सऊदी अरब की एक एक बात जानता हूँ, लेकिन आप टीवी चैनल पर बैठ कर हाजी राजीव, सबका अपना अपना अनुभव है ना हाजी राजीव, सबका अपना अपना अनुभव है, सबका अपना अपना अनुभव है। हिंदुस्तानी मुसलमानों से हाजी की शक्ल सूरत ऐसे होते हैं क्या?
और हाँ जी, कैसी ऐसे होती है? कहा आप जैसी जाते हैं। होती है क्या? अरे आप जैसी होती अरे है, जाओ आपको पहले तो सीख कर क्या हो। आपके चेहरे पे तो रौनक तक भी नहीं है। और माशाल्लाह देखिए मेरे चेहरे पे कितना मैं नूर कह है, रहा दाढ़ी है, हूँ, इस तरीके की बात कर चलिए रहे हैं। हमारे साथ एच एस रावत जी है, एक बार मैं इनसे इनसे आप लोगों के बीच में एच एस रावत जी मुस्कुरा रहे हैं बातें सुन के। अल्लाह ने इस्लाम से बेदखल कर रखा है, इससे बड़ा प्रमाण और भारत के अंदर क्या होगा? अरे आप इस्लाम से बेदखल हो चुके हैं, इससे बड़ा प्रमाण भारत के अंदर हो अरे चुका है। वो आपने बेदखल नहीं किया है, उन्होंने आपको रिजेक्ट किया है, और अल्लाह के उन्होंने आपको रिजेक्ट किया है, ठीक है कैसे हो जाएंगे? ठीक है। हमारे साथ एच एस रावत जी है। एच एस रावत जी, मैं जेन्युइनली आपसे चाहूंगा, इस तरीके की जब दुर्घटनाएं होती है, इतनी बड़ी संख्या में लोग वहां पहुंचते हैं, और जो भारत के बारे में जो जिस तरीके की इमेज वहां पर है, क्या आपको लगता है कि कोई भी गुण हाजी का नहीं दिखाई दे रहा है। जी मैं आऊंगा महेंद्रपाल जी, मैं आऊंगा आपके। अच्छा, क्या आपको लगता है कि ऐसे हालात में, क्योंकि 2015 में जो भगदड़ मची थी उसमें हमने देखा थे, आपने भी देखा होगा कि किस तरह के जेसीबी से सारी बॉडी को उठा करके कूड़े वाले डब्बे में रख करके कूड़े वाली गाड़ी में डाल करके उसे डिस्पोज किया जा रहा था। तो ऐसी हालत में, ऐसी अगर स्थिति है, तो आप क्यों जाते हैं वहां पर? देखो मुकेश जी, मैं एक चीज बताऊं, ये जो चीजें होती है ना कि मुर्दे के साथ भी इंसानियत बढ़ती जाए, वो तब होती है जब दया भाव होता है। जी। अब जब दया भाव ही नहीं है कहीं, है, तो फिर आदमी मरने के बाद तो जेसीबी से फेंक दो, चाहे उठा करके दूर दूर से फेंक दो। ये तो दया का मामला है ना कि इंसानियत के अंदर कितनी, इंसान के अंदर इंसानियत है कितनी, दया भाव कितना है। अभी जैसे आप बता रहे जेसीबी से उठा करके फेंक दिया जा करके, यानी अभी मैंने भी देखा है बहुत सारे जगह इकट्ठे जितने भी लोगों को मारा गया है, इराक, ईरान, ये सीरिया के अंदर, वहां भी ऐसे ही एक साथ गड्ढा खोद दिया पूरा लंबा, और उठा करके वहां पर लाशों को डाल दिया, कब्र के अंदर पूरा ऊपर से मिट्टी डाल दी गई है। तो ये इंसानियत थोड़ी है, ये तो जाहिलियत। तो जब जो लोग, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि सऊदी अरब का जो मुसलमान वो अपने आप को नंबर 1 मानता है, वो दूसरे किसी कंट्री को मानता ही नहीं है। वो तो कहते हैं कि हमारे यहाँ पर थे मोहम्मद साहब तो हम सर्वश्रेष्ठ हैं, और इसमें कोई दो राय भी नहीं है कि उनका वही, वहां से मुसलमानों की शुरुआत ही वहीं से हुई है। तो इसलिए हाजी साहब जो कह रहे हैं कि वो उनकी अपनी सोच हो सकती है, लेकिन वहां के जो मुसलमान है वो तीसरे और चौथे नंबर के मानते हैं, वो इनको मुसलमान ही नहीं कहते हिंदुस्तान वालों को, वो कहते हैं हिंदी मुसलमान। ये आपके पास फर्जी खबरें आती कहाँ से भाई? देखिए वहां तो ऑन रिकॉर्ड भी हिंदू मुसलमान कहते हैं उसे हिंदू मुसलमान कहते हैं। ये तो ऑन रिकॉर्ड है। जब हज करने आप जाते हैं हाजी, तो आपको वहाँ आपको आपका जो नाम वहां पर रिकॉर्ड होता है, किस नाम से रिकॉर्ड किया जाता है आपको? आपकी कैटेगरी क्या है वहाँ पे? आप बताइए, आप तो हज करके आए हैं, आपकी किस कैटेगरी में एंट्री थी वहाँ पे? हाँ, सुन लीजिए मुकेश भाई, देखिए बिल्कुल बताता हूँ। सबसे पहले वहाँ जो मेरी भारतीय नागरिकता, उससे मेरी पहचान होती है कि हाँ भारत से आए हुए, तो इससे बड़ा प्रमाण और क्या होगा वहाँ पे मुझे किसी और देश के नाम से नहीं जाना जाता, मुझे भारत के नाम से जाना जाता है। और दूसरी बात यह कि मेरे भारतीय नाम है नाजिम, तो नाजिम से पहचान है कि नाजिम भारत का मुसलमान है, तो इससे बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है? लेकिन जिस तरीके से, अरे सुन लीजिए रावत जी, जिस तरीके से आप झूठ भारत के अंदर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल बंद कर दीजिए, बिल्कुल बंद कर दीजिए। ठीक है हाजी नाजिम, एक मिनट रावत जी, एक मिनट हाजी, आप हज करके आए हैं, 20 साल पहले हज करके आए, या 25 साल, अभी जितनी उम्र है 20 साल की उम्र में आप गए थे। अगर आप 40-45 की उम्र के हैं तो करीब 25 साल पहले आपने किया होगा हज। 25 साल पहले का इंतजाम और आज का इंतजाम, क्या आपको लगता है वो सही है? संख्या रोज बढ़ रही है, 18 लाख जो है लोग गए थे इस बार हज करने के लिए। क्या 18 लाख लोगों के लिए इंतजाम वहां पे ठीक है? करीब 2.25 लाख तो भारत से गए थे केवल। आपको लगता है कि इंतजाम? जी हाँ मुकेश भाई, देखिए आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए मैंने 2010 में हज किया था, और मैं आपको बता दूं, देखिए वहां पर कानून व्यवस्था कितनी स्ट्रॉन्ग है। अगर वहां पर अगर जाम लग जाता, सड़क पर अगर जाम लग जाता, तो जिन पुलिस वालों की ड्यूटी नहीं होती, सिर्फ 2 पुलिस वाले वहां का जाम खोल देते। हमारे यहाँ पर पूरा इतना पुलिस प्रशासन होने के बाद वो जाम नहीं खुला पाते। अगर किसी नेता की एक अपनी बुराई आपको करनी है, किसी भी तरीके से अपने देश की बुराई करनी है, तो आप इसमें भी कर लो। सुन तो लीजिए, मुकेश जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ जी, इंतजाम कितना मजबूत होता है जब वहाँ अराफात के मैदान में जो वहाँ जब ये जिद्दा पहुँचते हैं, जिद्दा पहुँचते ही इनको हाजी साहब एक बार सवाल पूछ रहे हैं, मैं आ जाऊंगा हाजी साहब आपके पास, आ जाऊंगा। सुन तो लीजिए हाजी साहब मैं आऊंगा, आपसे सवाल पूछ रहे हैं, आपसे महेंद्रपाल आर्या जी से कुछ सवाल पूछ रहे हैं, आप जवाब दीजिएगा। पहले सवाल तो सुन लीजिए आप। जी महेंद्रपाल जी।
मैं कह रहा हूँ कि जिद्दा में पहुंचते ही अल्लाहुम्मा लब्बैक कहना पड़ता है, ऐ अल्लाह मैं हाजिर हूँ। तो भारत में हाजिरी नहीं लगी इन लोगों की? भारत में आपके हाजिरी सवाल लगना का संभव है? सुन लीजिए, आपके सवाल का जवाब दे दूं। सुन लीजिए। देखिए अखंड भारत, सुन लीजिए, अखंड भारत की बात करूंगा मैं। अखंड भारत के अंदर बाबा आदम अलैहिस्सलाम दुनिया के अंदर पहले ऐसे भाई सकते जो आए थे अखंड भारत के अंदर, और अखंड भारत का हिस्सा जहां कहां आए थे, श्रीलंका के अंदर आए थे, और श्रीलंका अखंड भारत का हिस्सा था। सुन लीजिए, और इस्लाम जो है भारत से ही चला है। और इसके साथ साथ जो अभी आपने कहा ना अल्लाहुम्मा लब्बैक, तो हमारे लोगों ने तो पहले ही लब्बैक कह दिया जब भारत के अंदर हाजी नाजिम पैदा हुआ, बाबा आदम अलैहिस्सलाम। ठीक है हाजी साहब अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो रहा है, मैं आऊंगा तो फिर उसके बाद राशिद साहब जो है वो भी कुछ बोलना चाह रहे, वक्त एक छोटे से ब्रेक का। लेकिन ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो वापस आपको दिखाएंगे, इस प्रोग्राम को तो आगे बढ़ाएंगे ही, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले दिखाएंगे धर्मेंद्र प्रधान जो कि शिक्षा मंत्री हैं, जो नीट के एग्जाम थे उस पर उनकी क्या सफाई है, कल जो नेट का एग्जाम हुआ है उस पर क्या उनकी सफाई है, इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का। अब सीधा लिए चलते हैं आपको धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री हमारे, वो जो 2 एग्जाम के पेपर लीक हुए हैं उस पर अपनी सफाई दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, एक बार सीधे चलते हैं धर्मेंद्र प्रधान के पास। देश की लाखों विद्यार्थियों की, जो ग्रामीण गरीब मेधावी विद्यार्थी नीट की परीक्षा में अच्छे नंबर के साथ अच्छे रैंक में खड़े हैं, आइसोलेटेड घटना के लिए उनकी कैरियर को होस्टेज में ना रखा जाए। मैं फिर आश्वस्त करता हूं, सरकार किसी भी गुनहगार को, किसी भी सुधार के लिए हम तैयार है, किसी भी गुनहगार को हम छोड़ेंगे नहीं, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। कार्रवाई के लिए सारे पुख्ता प्रमाण तथ्य, एक लीगल एंड लॉजिकल एंड की एक बाध्यता रहती है, आवश्यकता रहती है। इस पे सरकार गंभीरता से सारा विषयों को लिया है। मैं आप सभी का सहयोग कामना करता हूं। थैंक यू सर। हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे, यहाँ लेफ्ट से शुरू करते हैं। नंबर 10, आप अपना नाम और ऑर्गेनाइजेशन प्लीज बताएं, तब शुरू करें। तो ये शिक्षा मंत्री थे धर्मेंद्र प्रधान, जो कह रहे थे कि किसी भी हालत में जो दोषी है उसे बख्शा नहीं जाएगा, और जो लोग अपने मेरिट के बल पे नीट पास किए हैं उनके मेरिट को भी होस्टेज नहीं किया जाएगा। सरकार अपने तरीके से पूरा इंतजाम करेगी। वापस चलते हैं चर्चा में। चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ चारों मेहमान बने हुए हैं, और महेंद्र पाल आर्या जी से हम बात करते हैं। महेंद्र पाल आर्या जी, अगर आपको मेरी आवाज़ ही नहीं, महेंद्र पाल आर्या जी आवाज़ आ रही है आपको? थोड़ी देर में आ रहा है। तब तक राशिद साहब कुछ बोलना चाह रहे थे, मैं एक बार राशिद जी के पास जाऊँगा। राशिद साहब, देखिए, सऊदी अरब मुल्क के अंदर जो भी लेबर क्लास का जो काम होता है वो हिंदुस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और पाकिस्तान के लोग करते हैं। एक इसी नजरिए की वजह से वहाँ के लोग भी हम लोग कमतर नापते हैं और दोयम दर्जे का समझते हैं। और केंद्र की मोदी सरकार आने के बाद जिस तरीके से हज की सब्सिडी और ये जो हज का कोटा बढ़ा है, वरना पूर्व की सरकारों में तो 1 लाख से ज्यादा लोग हिंदुस्तान से जा ही नहीं पाते थे। ये तो शुक्रिया अदा करना चाहिए देश के मुसलमानों को, नरेंद्र भाई मोदी जी का, जिन्होंने हज का कोटा बढ़ा के 2.25 लाख कराया। वरना देश भर में हजारों मुसलमान खाली हज का फार्म भरते थे और उनके फार्म रिजेक्ट कर दिए जाते थे। बिल्कुल। एक चीज़ राशिद साहब मैं लेकिन जानना चाहूँगा, ये इतना बड़ा हादसा हुआ है, हर एक साल लोग मर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि सरकार को सऊदी अरब की सरकार से भी बात करनी चाहिए, क्योंकि जो बद इंतजामी है, सरकार की एक पूरी पैरेलल एक पूरी एजेंसी है हज कमेटी ऑफ इंडिया, वो इसके लिए काम कर रही है अपना, और उसके अलावा अन्य प्रदेशों में भी हज की कमेटियां बनी हुई है, और सऊदी सरकार भी इन सब चीजों को लेकर बहुत संवेदनशील रहती है। और थोड़ी सी हम लोग की भी कमियां है कि हम लोग, हमारे हिंदुस्तान के अंदर से जो ज्यादा
तादाद में लोग हज करने जाते हैं वो ज्यादा उम्र के होते हैं और अपने गार्जियंस को साथ ही नहीं ले जाते। इसकी वजह से ये परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और जिस तरीके से विश्व पटल पर हमारे भारत देश की जो एक धाक जम रही है उससे सऊदी अरब भी अछूता नहीं है। और ऐसा नहीं है कि सऊदी सरकार हमारे देश की कहीं कम आती हो। जब से नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री बने हमारे देश की धाक पूरी दुनिया में जमी हुई है और सऊदी अरब तो कुछ भी नहीं बेचता हमारे देश के आगे। तो सरकार को भी इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए और निश्चित रूप से सऊदी सरकार इसके अंदर दबेगी और भारतीय जो हमारे हज यात्री हैं उनको और अधिक सम्मान आगे आने वाले वक्त में मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। महेंद्र पाल आर्या जी के पास जाऊंगा, समय की कमी हमारे साथ। महेंद्र पाल जी, क्यों आखिर अरब देश में या खासतौर पे मक्का में भारत के मुसलमानों को हीन भावना से देखा जाता है और फिर भी लोग यहाँ के जाते हैं वहाँ पे और इस तरीके की घटनाएं हो जाती है? घटना के बाद लाशें जो है, अभी जो टेम्परेचर के कारण जो मौत हुई, लाशें सड़कों पे पड़ी थी, कोई उसको उठा करके सही जगह पे रखने वाले लोग नहीं थे और ख़ासतौर पे उनमें जो भारत से गए मुसलमान थे उनके साथ तो और भी ज़्यादा ज्यादती हुई है वहाँ पे। ऐसा है, ये बेतुकी बातें हो रही है। मैं तो पहले ही बोला था कि ये जो नियम है इनके, ये गए हैं मरने के लिए, इसीलिए तो कफन साथ में लेकर के जाना पड़ा। कि इनकी मान्यता है कि वहाँ मौत होती है तो बिना टिकट सीधा जन्नत में जाने के लिए वो पहुंचे हैं। मैं आऊंगा आप जी। तो उनके लिए क्या, ये जो आदम आदम चिल्ला रहे हैं ना, मैं पूछता हूँ, आदम के बायां पसली के हड्डी से बिना हॉस्पिटल, बिना नर्सिंग होम, बिना इंस्ट्रूमेंट, बिना दवा दारू के महिला कैसे बना दिया गया? बोलो, हज करके आए हो। अरे सुन लीजिए, मैं आपको सारी वो चीजें बता दूंगा जो आप जो मुफ्ती बने बैठे हुए थे ना, जो आप इस तरीके के भाई सुन लीजिए, अरे आप जिस तरीके का भरम भारत के अंदर फैला रहे ये बंद कर दीजिए। अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि आप लोग इस्लाम से बेदखल हो गए, क्योंकि आप लोगों ने इस्लाम का गलत प्रचार प्रसार कर रहे थे, आप इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आप इस्लाम से बेदखल हम चलिए सर, हमारे पास समय की कमी है। इनफैक्ट हम जो चर्चा यहाँ पर इस्लाम पे नहीं कर रहे थे, चर्चा हम यहाँ कह रहे हैं कि जो मौत हुई है वहाँ पर, जिन जायरीनियों की मौत हुई है उसमें भारतीय मुसलमानों के साथ जो भेदभाव किया जा रहा है, जो दूसरे तरीके के नागरिक का दर्जा दिया जा रहा है उन्हें, वहाँ पर उनकी लाशों के साथ भी जो है इंसाफ नहीं किया जा रहा है, हम उस पर चर्चा कर रहे थे। हमारे पास समय की कमी है। हमारे साथ जुड़ने के लिए महेंद्र पाल आर्या जी आपका, हाजी नाजिम जी आपका, और जो हमारे HS रावत जी है उनका, और आमिर शाहिद जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जुड़े और अपनी बातें हमारे साथ साझा की। लेकिन जो मौतें हुई हैं वो मौतें आगे भी होती रहेंगी यदि इंतजाम वहां पर अच्छे नहीं किए गए, और खासतौर पे जो इंतजाम रजिस्ट्रेशन का किया गया है, बिना रजिस्ट्रेशन के लोग जब वहां पहुंचेंगे तो इंतजाम करने वाली जो संस्था है उनके साथ भी दिक्कत होगी, और उनके इंतजाम अगर सही नहीं हुए तो आने वाले दिनों में मौतें भी आगे होती रहेंगी, हादसे भी होते रहेंगे, क्योंकि जैसा कि उसकी रिपोर्ट में बताया गया है कि आने वाले टाइम में टेम्परेचर हर एक दशक में 0.4 डिग्री बढ़ेगा, यानी आने वाले समय में तापमान बढ़ेगा, और तापमान को अकेला सऊदी अरब रोक नहीं सकता, क्योंकि इसमें हम और आप सब जिम्मेदार हैं, और सब मिलकर के तापमान को रोकने की अगर कोशिश करेंगे तो भी इसे रोकने में ज़्यादा समय लगेगा, और जिस तरीके से टेम्परेचर बढ़ रहा है उस तरीके से हादसे भी बढ़ रहे हैं। इसे रोकने के लिए सऊदी अरब को ही इंतजाम करने होंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।